Hello everyone. So we are back with this series of lectures on previous year topic discussion, and this is the 14th video. In this we'll discuss about two questions of neurology. So this is the first one. This question came in NEET PG 2022. The question read as a 30-year male presents with easy fatigability towards the end of the day that improves with rest. He also gives a history of ptosis and difficulty in speech and swallowing. What is the most likely diagnosis? Option one, myasthenia gravis. Second one is Lambert-Eaton syndrome. Third one is DMD. And fourth is SLE. So the clue here is the patient is having easy fatigability towards the end of the day and it improves with rest. So initial part of the day में ठीक रहता है, towards the end of the day जैसे काम करता रहता है वैसे वैसे फटिगबिलिटी बढ़ जाती है, रेस्ट के साथ इंप्रूव हो जाती है. ऑल्सो द पेशेंट इज हैविंग टोसिस एंड डिफिकल्टी इन स्पीच एंड swallowing. So the answer is myasthenia gravis. Why? Because in myasthenia gravis होता क्या है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. यहाँ पे acetylcholine receptors है. Okay, so in myasthenia gravis we have antibodies against acetylcholine receptors. So acetylcholine receptors कम हो गए. अब कम हो गए तो इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में तो आप ठीक काम कर रहे हो, बट जब आपके रिसेप्टर्स कम है और वो सारे रिसेप्टर्स यूज हो जाएंगे जब तक, उसके बाद फटीगेबिलिटी आ जाएगी. ओके, और जब आप रेस्ट करोगे, आप अपनी मसल्स यूज नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद फिर से रिसेप्टर खाली हो गए एंड फिर से आपकी फटीगेबिलिटी चली जाती है. एंड ऑल्सो टोसिस इज very common in myasthenia gravis. So ocular involvement in myasthenia gravis as ptosis, and it is very common. Okay. What happens in Lambert-Eaton syndrome? Lambert-Eaton syndrome में क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनका डिफेक्ट होता है. तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होने में दिक्कत होती है, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते रहते हो वैसे वैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होने लगता है. तो लैम्बर्ट ईटन में उल्टा होता है. लैम्बर्ट ईटन में इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में फटीगेबिलिटी रहेगी, और जैसे जैसे आप काम करते रहोगे वैसे वैसे वो फटीगेबिलिटी चली जाएगी. फाइल इन माइस्थेनिया ग्रेविस इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में फटीगेबिलिटी नहीं रहती, लेटर पार्ट ऑफ द डे में फटीगेबिलिटी आती है. एंड लैम्बर्ट ईटन इज अ कैल्शियम चैनल. क्लियर? सो माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट की डायग्नोसिस भी ऐसे बनाते हैं, हम रिपीटिव नर्व स्टिमुलेशन करते हैं. तो रिपीटिव नर्व स्टिमुलेशन में माइस्थेनिया ग्रेविस में डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स मिलेगा. ओके, क्योंकि आप रिपीटेडली स्टिमुलेट करते रहोगे तो रिसेप्टर्स खत्म होते रहेंगे. वाइल लैम्बर्ट में आप रिपीटिवली स्टिमुलेट करते रहोगे तो एसिटाइलकोलिन रिलीज अच्छा होगा, तो उसमें इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स मिलता है. माइस्थेनिया ग्रेविस में डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स मिलता है. डीएमडी, डीएमडी द ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये. इसमें मायोपैथी होगी अर्ली एज में. मायोपैथी होगी तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी. एंड मायोपैथी वाले पेशेंट्स को फटिगबिलिटी ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट से इंप्रूव होगी या फिर अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होगी अर्ली मॉर्निंग कम होगी. इट रिमेन्स कांस्टेंट. एंड इन पेशेंट को क्योंकि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है तो उठने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसमें एक साइन मिलता है गोवर साइन. गोवर साइन इज पॉजिटिव इन डीएमडी एंड पीएमडी. एसएलई इज not at all linked with these. Now this is the second question. This question again came in NEET PG 2022. Question lead is the CSF of a patient is shown below. Analysis shown mononuclear cytosis, elevated protein and low sugar. Which of the following is the likely etiology? पहले तो ये CSF का हमें ग्रॉस सैंपल दिखाया है. इसमें क्या दिख रहा है हमें, ऐसे ना जाला सा दिख रहा है नीचे, है ना, ये जाला सा लगा हुआ है नीचे. इसको क्या बोलते हैं, कॉबवेब. कॉबवेब बनता क्या है, जब भी ज्यादा प्रोटीन होता है ना सीएसएफ में तो वो एक्यूमुलेट होने लगता है एंड कॉबवेब बना लेता है. तो मिलता किसमें कॉबवेब फॉर्मेशन, ट्यूबरकुलर सीएसएफ में. ऑल्सो पॉइंट्स अबाउट ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस मोनोन्यूक्लियर साइटोसिस. एक तो मोनोन्यूक्लियर मतलब लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए, प्रोटीन बढ़ा हुआ है, शुगर कम है. ओके, so answer is tubercular meningitis. So let us discuss about the CSF picture in all types of meningitis. So first of all, normally CSF is crystal clear, but in viral it can sometimes be turbid, while in pyogenic and tubercular it is mostly turbid. Pressure, normal pressure of CSF is 50 to 180 millimeter of water. In viral the CSF pressure normally remains normal. Okay.
while in pyogenic it usually increased. Mononuclear cells are normally less than 5 in CSF. In viral, it increases to 10 to 100. In pyogenic, it increases slightly but normally remains less than 50. While in tuberculosis, also, it increases to 100 to 300. So important thing is कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स वायरल या ट्यूबरकुलर में बढ़ेंगे, पायोजेनिक में नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे भी तो लेस देन 50 ही रहेंगे. पॉलीमॉर्फ सेल्स दैट इज न्यूट्रोफिल्स नॉर्मली होते ही नहीं, वायरल में नील ही रहेंगे, पायोजेनिक में बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ेंगे 200 टू 300. ट्यूबरकुलर में बढ़ सकते हैं बट जनरली रिमेन्स लेस देन 200. प्रोटीन इज 0.2 टू 0.4 ग्राम पर लीटर. वायरल में स्लाइटली इंक्रीज्ड, पायोजेनिक में स्लाइटली इंक्रीज्ड, बट मार्कली इंक्रीज इन ट्यूबरकुलर, तभी कॉपवेब फॉर्मेशन मिलता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में. नॉर्मली ग्लूकोज लेवल्स इन सीएसएफ कितना होता है, 1/2 टू 2/3 ऑफ ब्लड ग्लूकोज. तो वायरल में मोर देन हाफ ही रहेगा, मतलब वायरल में कम नहीं होगा. पायोजेनिक और ट्यूबरकुलर में कम हो जाएगा, लेस देन हाफ हो जाएगा. एंड पायोजेनिक में सबसे कम होता है, तो मोस्ट नॉर्मली लेस देन 40 भी मिल जाता है पायोजेनिक. So this is the second question. All the best, guys. We'll keep on having this discussion.